आज जयप्रकाश नारायण जी के चेले सत्ता में हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को सुधारने को का जो काम है उसको छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं। शिक्षा सुधार का काम से उनको कोई लेना देना। जरूर जा रहा है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी इस पर कोई बहस नहीं हो रही। बच्चे कैसे ठीक से पढ़ेंगे कोई बहस नहीं हो रही। कहा घर का खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनके घर का खजाना कैसे भर जाए ताकि 7 पुस्त तक उनका काम चलता रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक डॉक्टर रणविजय सिंह जी, पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, चार 5 दर्जन पार्टी के नेता हैं जो लगातार इस कार्यक्रम में चल रहे हैं। अब इतना लंबा काफिला है कि कौन कहां पीछे छूट जा रहा है कुछ पता नहीं चलता है। जो लोग भी साथ चल रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो मंच पर हैं, बाकी लोग इधर उधर कहीं होंगे। तो मंच पर यहां उपस्थित है जितेंद्र नाथ जी, स्मृति कुमुद जी, ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी, अंगद कुशवाहा जी, चौधरी विनोद निषाद जी, राम पुकार सिन्हा जी, उधर नीचे होंगे श्रीमती रेखा गुप्ता जी होंगी, सुभाष कुशवाहा जी होंगे, सुभाष चंद्रवंशी जी होंगे, संजीव राम जी, अशोक राम जी, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी भी कहीं होंगे, कैमूर के बहुत सारे साथी हैं, सासाराम के साथी हैं, सब लोग कहीं न कहीं होंगे। तो शेष सम्मानित नेतागण, इस जिला के साथी और नेता इंद्रदेव कुशवाहा जी, राजेंद्र जी, संचालन कर रहे हैं, साथी अनिल सिंह जी, अध्यक्षता विनय जी कर रहे हैं, और इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे नेता इस कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए होंगे। अब रणधीर सिंह जी यहाँ औरंगाबाद के साथी हैं, खड़े हैं नीचे। तो आप सब लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, माताएं, बहनों, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, कार्यक्रम में पूरे बिहार का है। विरासत बचाओ नमन यात्रा 28 फरवरी से इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है। सबसे पहले हम गए चंपारण, जो राष्ट्रपिता बापू की कर्मभूमि है, वहां उनके चरणों में सर झुकाया भितिहरवा में। फिर उसके बाद हम गए शहीद जुब्बा सहनी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर में उनका पैतृक गांव है, वहां सर झुकाया। फिर शहीद रामफल मंडल जिनका पैतृक गांव है सीतामढ़ी के बाजपट्टी में, वहां जाकर सर झुकाया। फिर हम बीपी मंडल मधेपुरा, उनका पैतृक गांव है, वहां जाकर सर झुकाया। और फिर दूसरे चरण की यात्रा के क्रम में हम भागलपुर तिलका मांझी, उनके चरण में सर झुकाते हुए कल आपके बीच हम आए हैं यहाँ।
लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की कर्म भूमि यह जगह रही है। यहाँ रहकर उन्होंने लोगों की सेवा की, संदेश दिया। हम सब लोगों ने जब कार्यक्रम बनाया तो उसी वक्त तय हुआ था कि हम जाएंगे शेखो देवरा में भी जाकर जयप्रकाश बाबू को याद करेंगे, उनके चरणों में सर झुकाएंगे। और इसी मकसद से हमारी यात्रा आपके गांव में आई है। सबसे पहले मैं लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के चरणों में अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से और आप सब लोगों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों और मित्रों, जहां हम जयप्रकाश बाबू को याद करने के लिए आए हैं, हम याद कर रहे हैं उपस्थित होकर। जयप्रकाश बाबू ने आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। बिहार की धरती से शुरुआत हुई, देश भर में वो आंदोलन फैला था। सपना था उनका, अच्छा समाज बनाएंगे, अच्छा देश, अच्छा राज्य बनाएंगे। कुछ अर्थ में उनकी क्रांति, उनका आंदोलन सफल हुआ। जयप्रकाश बाबू के जो शिष्य थे, उन्हीं शिष्यों के ऊपर बिहार को चलाने का दायित्व बिहार की जनता ने सौंप दिया। जिस वक्त आंदोलन चला उस वक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग थे, उन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। जब 77 में देश में सत्ता में परिवर्तन हुआ, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हाथ में बिहार की सत्ता आई। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बड़ा मैसेज दिया बिहार की गद्दी पर, बिहार की सरकार में रहते हुए। जो गरीब गुरबा लोग थे, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उनके लिए संविधान के अनुकूल जो व्यवस्था हो सकती थी, बिहार सरकार की नौकरियों में हिस्सेदारी, इस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में जननायक ने बहुत बड़ा निर्णय लिया। वह निर्णय आज भी चल रहा है। तो वास्तव में सही अर्थ में जयप्रकाश बाबू के आंदोलन के अनुकूल, उनके सपना के अनुकूल निर्णय लेते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने उस समय वह व्यवस्था की। जननायक कर्पूरी ठाकुर और उनके साथ काम करने वाले लोगों का शासन ज्यादा दिन नहीं रहा, लेकिन वह दिन भी आया 90 के आसपास। तब से लेकर अब तक संपूर्ण रूप से सत्ता किसी के हाथ में है तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के चेलों के हाथ में आज सत्ता है। इतने दिनों से जेपी के चेले लोगों का शासन बिहार में है, लेकिन क्या हो रहा है? जयप्रकाश बाबू के आंदोलन का एक बहुत बड़ा मकसद था शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन। हम लोग विद्यार्थी थे उस समय, हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। जब जेपी मूवमेंट चल रहा था, उनका जो नारा था शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन का, उन नारों से हम विद्यार्थी उस समय आकर्षित होते थे। हम लोगों को भी लगता था कि जयप्रकाश बाबू जो नारा दे रहे कभी साकार होगा। आज जयप्रकाश नारायण जी के चेले सत्ता में है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी शिक्षा को सुधारने को का जो काम है उसको छोड़कर बाकी सब काम कर रहे हैं। शिक्षा सुधार का काम से उनको कोई लेना देना नहीं। विधानसभा में बहस इस बात की नहीं हो रही है कि गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षकों के जो लाखों पद खाली हैं, शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, इस पर कोई बहस वहां नहीं हो रही। बच्चे कैसे ठीक से पढ़ेंगे, कोई बहस नहीं हो रही। कहा जरूर जा रहा है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे,
शिक्षकों के जितने पद खाली हैं, अगर आज की तारीख में उन पदों को ही भर दिया जाए तो 2-3 लाख नौजवानों को जो भटक रहे हैं सड़कों पर, उनको नौकरी मिल सकती है, उनको रोजगार मिल सकता है। शिक्षक बनने की पूरी पात्रता उनके पास है, लेकिन पटना में जाकर पुलिस की लाठी खाते हैं, आंदोलन करते हैं और बिहार की सरकार उनके साथ मजाक करती है। पद भी खाली है, योग्य शिक्षक बनने योग्य नौजवान भी है, सरकार कहती भी है, लेकिन नौजवान लोगों को शिक्षक के रूप में भर्ती का मौका नहीं मिल रहा है। कैसे शिक्षा में सुधार होगा? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी, मुझको नहीं मालूम आत्मा जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, लेकिन उनकी आत्मा अगर कहीं होगी तो बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था, इस दुर्दशा को देखकर जेपी की आत्मा भी कहीं रोती होगी। जो दुर्दशा के शिकार यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, दुर्भाग्य इस बात का कि जेपी के चेलों ने ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इस कदर लाकर खड़ा करने का काम किया। जब 1990 के आसपास श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए थे तो बड़ी उम्मीद थी लोगों की कि आए हैं, अपने को जेपी मूवमेंट का कार्यकर्ता सिपाही बताते हैं, सच में थे भी, जेपी के अच्छे सच्चे अनुयायी के रूप में पेश करते हैं, आएंगे वो अच्छा काम करेंगे। बिहार भर के लोगों ने, आप सब लोगों ने कितनी ताकत दी थी उनको, जितनी ताकत श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को मिली थी, गरीब गुरुओं की ताकत, उतना बड़ा समर्थन किसी को नहीं मिला जितना बड़ा समर्थन उनको मिला। लेकिन जो समर्थन बिहार के लोगों ने उनको दिया, जो ताकत दी, शुरुआत के 1-2 साल तक तो उन्होंने ठीक ठाक कुछ काम जरूर किया, लेकिन बाद में चलकर आपके द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल बिहार के गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने परिवार के भविष्य को बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक देने का काम उन्होंने किया। जैसे तैसे पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, सरकारी खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, गरीब लोगों के घर का खजाना खाली हो जाए तो हो जाए, लेकिन उनके घर का खजाना कैसे भर जाए ताकि 7 पुश्त तक उनका काम चलता रहे। इसी काम में बिहार की जनता के द्वारा दी गई ताकत का इस्तेमाल हुआ। आज नतीजा है कि किस रूप में परेशान है, और जब परेशान उस भ्रष्टाचार के चलते हो रहे हैं तो अनर्गल आरोप इधर उधर लगा रहे हैं, और अनर्गल आरोप सिर्फ वही नहीं लगा रहे, समता पार्टी के निर्माण के दौरान हम सब लोगों ने भी मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। नीतीश कुमार जी नेता होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का आशीर्वाद होता था, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान पूरे प्रदेश में हम लोग भी चलाया करते थे। नीतीश जी के हाथ में भी सत्ता आई 2005 में। नीतीश जी ने बार बार कहा भी कि हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे, 0 टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन आज जब फिर से भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, फिर से यह समय आया है कि कौन किस तरफ खड़ा होगा, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में कौन खड़ा होगा, और जेपी जो चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, इसके पक्ष में कौन खड़ा होगा। तो नीतीश कुमार जी आज उस तरफ खड़े हैं कि इस तरफ खड़े हैं, अब पता ही नहीं चलता। नीतीश जी उस वक्त तो आप कहते थे कि 0 टॉलरेंस, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? आज नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? मीडिया के लोग जब हमसे पूछते हैं कि क्यों ऐसी स्थिति नीतीश कुमार जी की हो गई, भाई और मित्रों, ऐसी स्थिति के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण मुझको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी उम्र के जिस पड़ाव पर पहुंच गए हैं,
अब सीधे तौर पे नीतीश जी सठिया गए हैं, कुछ भी अब उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। वरना नीतीश जी पुराने वाले होते तो लाठी लेकर खड़ा हो जाते भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। जीवन भर उन्होंने किया, जीवन भर उन्होंने किया। हम भी मानते हैं इस बात। कितने दिनों तक शासन चलाते हुए व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी ने भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन इधर कुछ महीनों में क्या हो गया है, कुछ महीनों में पूरे जीवन की जो राजनीतिक कमाई उनकी थी सबको दांव पर लगा दिया उन्होंने, सबको दांव पर लगा दिया। जो छवि उनकी थी कहां चली गई छवि। हम लोग को भी दर्द होता है, हमने भी उनके साथ काम किया है, व्यक्तिगत रूप से हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, पहले भी करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी दयनीय स्थिति को देखते हैं तो उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता। शेखो देवरा नवादा के भाई और बहनों, कौआ कोल के भाई और बहनों, उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता है। नीतीश जी का चेहरा देखकर उनके ऊपर दया आती है, दया आती है। क्या कर लिया नीतीश जी आपने, कितना ढंग से शासन चलाया बिहार का, अब कहां ले जा रहे हैं बिहार। भाई और मित्रों, इसी स्थिति में जब नीतीश जी पहुंचने लगे, हमने तो अपना पूरा कुर्बान कर दिया था, सब कुछ कुर्बान करके हम नीतीश कुमार जी के साथ हो गए थे ना। हमारे लोग कहते थे कि क्यों आपने ऐसा किया, लेकिन पूरी कुर्बानी हमने दे दी थी और नीतीश जी के साथ हो गए थे। इसलिए हम हो गए थे कि नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ गए थे 2020 के विधानसभा चुनाव के समय में, और उनकी कमजोरी का फायदा कोई और उठाना चाह रहा था। उनकी कमजोरी का फायदा उठा करके 2005 में जिसको आप सब लोगों ने मटिया मेट कर दिया था, वह फिर से सर उठाने लगा था। मुझको लगा कि हम और नीतीश कुमार जी अलग अलग रह जाएंगे, तो 2005 में जिसको आपने धूल चटा दिया है वही लोग फिर आगे आ जाएंगे और फिर समाज के साथ अन्याय होना शुरू हो जाएगा। तब मुझको लगा कि चलो अपना कुर्बान कर देना हो तो कर दे, लेकिन बिहार को हम बचा लें, और इसलिए नीतीश जी के साथ हम गए थे। नीतीश जी, अगर आपको यही करना था, फिर से बिहार को उन्हीं हाथों में सौंपने का फरमान जारी करना था, तो क्यों इतने दिनों तक संघर्ष करवाया था सब लोगों से आपने। फिर से वही उनका फरमान जारी होगी कि 2005 के पहले की स्थिति में बिहार को पहुंचाएंगे। हम तो आए थे नीतीश जी आपके साथ खड़ा होकर, वहां जाने से बिहार को बचाने के मकसद से हम आए थे। आप अड़े रहते, डटे रहते, तो आप बैठे भी रहते, आपका मार्गदर्शन मिलता रहता, तो उपेंद्र कुशवाहा तो अकेले फरिया लेता 2005 वालों से। लेकिन आपने तो खुद ही सरेंडर कर दिया, खुद ही सरेंडर कर दिया, पटना में फरमान जारी कर दिया कि 2005 के पहले जो लोग जिम्मेदार थे बिहार की दुर्दशा के लिए, उन्हीं के हाथों में बिहार को सौंप देंगे। उन्होंने फरमान जारी कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत प्रयास किया, हमने समझाने का प्रयास किया, बार बार उनसे मिलकर आग्रह किया। पार्टी की बैठकों में हमने उनसे कहा कि नीतीश जी मत कीजिए, आपके इस निर्णय से पार्टी बर्बाद हो रही है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के सपनों के अनुकूल जो पार्टी बनी, वह पार्टी बर्बाद होते जा रही है। लोग धीरे धीरे हम लोगों को छोड़ते जा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। तब हमने कहा कि नीतीश जी, अब पार्टी समाप्त हो रही है तो पार्टी को हम लोग बना लेंगे, पार्टी को जनता की मदद से बनती है, तो पार्टी को हम बना लेंगे। हमने बना ली पार्टी, लेकिन दूसरा जो उनका फरमान है, भाइयों और मित्रों, हम आपसे कहने आए, पार्टी बनाना हमारे और हमारे साथियों के हाथ में था। हमने पार्टी बना ली है, लेकिन दूसरा जो नीतीश जी का फरमान है कि पार्टी तो पार्टी, जनता दल में आके तो उन्होंने गिरवी रख दिया राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में, तो हमने अलग से पार्टी बना ली है। लेकिन दूसरा उनका फरमान है पार्टी को गिरवी रखने के साथ साथ कि बिहार को भी हम राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में गिरवी रखेंगे। यह जो फरमान है भाइयों और मित्रों,
हमने कहा उनसे पटना में, कह दिया है नीतीश कुमार जी से पटना में कि नीतीश जी आपकी पार्टी थी, नहीं माने, आपने बंधक बना दिया राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में, लेकिन अब बिहार को बंधक बनाने का जो आपका निर्णय है, हम लोग चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े, जितना संघर्ष करना पड़े, जितना सड़कों पर धूल फेंकना पड़े, हम लोग करेंगे, लेकिन बिहार को फिर से उन हाथों में नहीं जाने देंगे। हमने उनसे कह दिया है। और भाइयों और मित्रों, हम आपसे कहने के लिए आए, यह काम आप सब लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। हमारा संकल्प है कि बिहार को बचाएंगे। यह संकल्प तभी पूरा होगा जब आप सब लोग मिलकर साथ दीजिएगा, सब लोग मिलकर साथ दीजिएगा। हम चाहते, सामान्य तौर पे जो राजनीति लोग करने वाले लोग होते हैं, एक वार्ड का मेंबर, उसको कहिए कि 6 महीना पहले रिजाइन कर दो, तो वार्ड का मेंबर तो रिजाइन करता ही नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा एक बार नहीं अनेक बार बड़ी बड़ी जगह को छोड़कर संघर्ष के रास्ते पर चलता रहा है। हम चाहते तो मेरे लिए भी रास्ता था, हम चाहते तो क्या गरज पड़ा था, हम चुपचाप रहते। एमएलए एमपी बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, ठंडा घर में जाने के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो ठंडा घर में था, हम चाहते तो आराम कर सकते थे, लेकिन हमने जेपी जैसे महापुरुषों से, जगदेव बाबू जैसे महापुरुषों से, जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों से सीखा है कि राजनीति में कोई जगह मिल जाए और वह जगह जनता के काम के लिए न हो, सिर्फ अपनी सुख सुविधा के लिए हो, उस जगह को छोड़ने में 1 मिनट भी देर नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए हम छोड़ कर आए हैं, वरना हम चाहते तो हम आराम का जीवन वहां व्यतीत कर सकते थे, हमको कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन हम आए हैं, लोग सामान्य तौर पे संघर्ष इसलिए करते हैं कि हम कुर्सी पर जाएं, और उपेंद्र कुशवाहा बार बार कुर्सी इसलिए छोड़कर संघर्ष में आता है कि जनता का कल्याण कैसे हो, यह बात हमारे मन में रहती है। तो लोग सड़क से सदन की ओर जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा सदन से सड़क पर आया है, क्योंकि हम जहां थे वहां अनर्थ करने का निर्णय हो गया था, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता। उपेंद्र कुशवाहा का तो लाभ हो ही रहा था, व्यक्तिगत रूप से आराम का जीवन मुझको मिला हुआ था, लेकिन ऐसा करते तो आपके साथ अन्याय हो जाता, बिहार के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसलिए हम कहने आए हैं कि 2005 के पहले की स्थिति को किसी रूप में मत स्वीकार कीजिएगा, मत स्वीकार कीजिएगा। अभी तो पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लोग सत्ता में नहीं आए हैं, पूरे तौर पे आधा अधूरा आए हैं, और तब तो झलक दिखने लगी है। डॉक्टर का फॉर्म शुरू हो गया है, छात्रों का फॉर्म शुरू हो गया है, हर तरह से। बाकी तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार जी और कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग हैं और अभी भी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, सरकारी कार्यक्रम में 1.5 घंटा 2 घंटा मुख्यमंत्री जी को बैठकर इंतजार करना पड़ता है। अपनी मंत्री परिषद के एक सदस्य के लिए राष्ट्रीय जनता दल के एक मंत्री, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को 1.5 घंटा 2 घंटा सरकारी कार्यालय में इंतजार करवाता है। मुख्यमंत्री है तब तो यह दुर्दशा राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं, कल नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री, तब राष्ट्रीय जनता दल वाले क्या करेंगे, सोचा जा सकता है। और वह मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार, आदरणीय नीतीश जी आपके साथ आज की तारीख में आप मुख्यमंत्री हैं, और तब राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, और आपके लोग जो गांव-गांव में हैं, गांव-गांव में जो राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे हमारे लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ, जिस दिन पूरे तौर पे सत्ता में लोग आ जाएंगे। भाई और मित्रों, हम कहने आए हैं, पूरे तौर पे सत्ता में उनको नहीं आने देना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं आने देना है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह
कि सब लोग मिलकर आइए, ताकत दीजिए, सहयोग समर्थन दीजिए। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, पक्की गारंटी के साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप सब लोगों की ताकत मिली तो बिहार में फिर 2005 के पहले वाली स्थिति हम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। तो बिहार को वहां जाने से बचाने का काम करना है। आप सब लोगों की ताकत मिलेगी तो हम बिहार को न सिर्फ वहां जाने से बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को बचाने के साथ साथ हम आपको कहना चाहते हैं कि बिहार को बनाने का भी काम करेंगे। बिहार अब किसी भी सूरत में पीछे नहीं लौटेगा, बिहार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो आइए आप सब लोग मिलकर हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, यही निवेदन करने के लिए आए थे। मुझको पक्का भरोसा है कि सब लोगों का साथ सहयोग मिलेगा और हम लोग बिहार को बचाने में, बढ़ाने में जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। आप सब लोगों ने इतना अच्छा स्वागत का इंतजाम किया, इतने सारे लोग हम लोगों की बातों को सुनने के लिए आ गए। अभी तो हम जहां जहां जा रहे हैं इतने लोग सड़क पर आ जा रहे हैं, हर जगह लोगों की भीड़ उमड़ जा रही है। हम लोग की जितनी अपेक्षा नहीं उससे ज्यादा सहयोग समर्थन सब जगह मिल रहा है। तो इतना अच्छा समर्थन, आपके भी इस समर्थन को देख करके, आपकी भीड़ को देख करके हम लोग पूरे तौर पे गदगद हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और हम लोग का विश्वास और पक्का हो जाता है कि जरूर हमको कामयाबी मिलेगी। तो आप सब लोगों ने इतना अच्छा इंतजाम किया, हमारे साथियों ने भी मौका दिया, सब इंतजाम किया। आपको भी, हमारे साथियों को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं और फिर से एक बार जेपी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।